तो लास्ट क्लास हम लोग देखे हैं हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर इन ग्राफिकल फॉर्म। किसी वेक्टर को ग्राफिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है, जबकि वेक्टर का डेफिनेशन क्या है अभी तक हम लोग नहीं जानते हैं। हाउ यू डिफाइन ए वेक्टर क्वांटिटी अभी हमें मालूम नहीं है। नहीं, ये मत कहना कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वो वेक्टर है, ये गलत है। जैसे मैं बताया था गाय का 4 टांग होता है, जिसका भी 4 टांग होता है वो गाय है कहना गलत है। वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ एक डायरेक्शन होता है। तो जब भी हम किसी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे उसका मैग्नीट्यूड को भी दिखाएंगे और डायरेक्शन को भी दिखाएंगे। तो देयर आर 13 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, 13 डिफरेंट। तो हम लोग 2 या 3 पढ़ेंगे, ठीक है। पहला हम लोग देखें ग्राफिकल फॉर्म, जो लिखने में काफ़ी इजी है, लेकिन ग्राफिकल फॉर्म को लेकर न्यूमेरिकल करने में थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगता है, ज्योमेट्री वगैरह लगता है। दूसरा होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म, ध्यान रखना रेक्टेंगुलर फॉर्म, ये सब चीज़ें लास्ट क्लास नहीं पढ़ाए थे लास्ट ईयर, तो लोग पढ़ रहे हो तो हम पढ़ाएंगे। रेक्टेंगुलर फॉर्म, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए वेक्टर भूल जाओ दिमाग से, ऑर्डिनरी अलजेब्रा। 2 वेक्टर को जोड़ना है, तोड़ना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऑर्डिनरी जैसे करते हैं, ऑर्डिनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे करते हैं। तीसरा होता है यूनिट वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ये सारे हम लोग पढ़ेंगे, अभी भी डरो मत। पहला आज हम लोग देख चुके हैं कि व्हाट इज ग्राफिकल फॉर्म ऑफ वेक्टर, जिसमें हम किसी वेक्टर को कैसे लिखते हैं। अगर लिखना है वेक्टर एफ, वी राइट बाय द सिंबल एफ, उसके ऊपर एरो मार्क, ऐसा एरो मार्क दिया मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी एक वेक्टर है। क्या किसी को याद है व्हाट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, हम लोग पढ़े थे? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, जो मेजर नहीं किया जा सकता वो वेक्टर, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अगर वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हमें लिखना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ, वी राइट लाइक दिस, मॉडुलस साइन। वो कोई बोल रहा था 2 लाइन नहीं, 2 लाइन नहीं, इट इज कॉल्ड मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, ठीक है ना। ऐसा 2 इसको मॉडुलस ऑफ एफ कहते हैं, ठीक है। ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो मार्क सच दैट लेंथ ऑफ एरो गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड एरो हेड गिव्स डायरेक्शन। अगर एफ एक वेक्टर है, ग्राफिकल फॉर्म में हम एक एरो मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एफ एक फोर्स है, ये कितना न्यूटन का फोर्स है मेजर कर लो, ये हो गया मान लो 4 यूनिट्स, तो आप कहोगे 4 न्यूटन का है, और थोड़ा लंबा कर दो 10 न्यूटन का है कि नहीं। तो लेंथ विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड और एरो हेड इंडिकेट्स द डायरेक्शन। बाद में और भी एक चीज पढ़ेंगे, व्हाट इज लाइन ऑफ एक्शन, अभी नहीं। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन। तो इससे हम लोग ये समझ में आ गया था कि अगर कोई बॉडी के ऊपर ऐसे 2 फोर्स आ रहे हैं, एक F2 आ रहा है, एक F1 आ रहा है, कौन सा वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा दिख रहा है आपको? ऑब्वियसली, तो ये बड़ा फोर्स है, ये छोटा फोर्स है, तो ये पुश करके आएगा। क्यों ज्यादा लगा? क्योंकि लेंथ ज्यादा दिख रहा है ना। फाइन, अच्छा, तो इन दिस केस द बॉडी विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, वी हैव सीन। फिर हम देखे थे कि कोई वेक्टर को डिफरेंट ग्राफिकल फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग कैसे इन वर्ड्स और इन ग्राफिकल फॉर्म लिखे थे। ये वेक्टर क्या था, आज सोमिली नहीं है, ये पेन खा रहा है, उसके लिए कोई किसी को छोड़ के जाना है, पेन खाने वाला, इन लोगों को कहते हैं पेन किलर पेन को किल करते रहते, ठीक है। तो ये देखो, ये जो वेक्टर है इसको क्या कहोगे, v1 क्या है, इससे वेलोसिटी, वेलोसिटी है तो यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो ये लेंथ दिया है 10 यूनिट्स ग्राफ पेपर में, तो आप क्या कहोगे, v1 इज 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। क्या v2 को भी पढ़ सकते हो, v2 इज 8 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, और वेस्ट था बीचों बीच है तो नॉर्थ वेस्ट कहेंगे, बीचों बीच है। जबकि ये बीचों बीच नहीं है, इसको हम नहीं कहेंगे v3 इज नॉर्थ, इसका वैल्यू तो नहीं लिखा है, वैल्यू लिखा था सर, कहीं मिल गया। सपोज हम कहेंगे v3 इज, ये मान लो 12 लिखा है, 12 मीटर पर सेकेंड, नॉर्थ ईस्ट नहीं कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट का मतलब बीचों बीच रहेगा। तब अब क्या कहेंगे, टुवर्ड्स 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का ईस्ट के तरफ 30 डिग्री, और v4 इज 11 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट का साउथ की तरफ। बढ़िया है, आप लोग मस्त करते हो। आगे फिर हम देखे थे कोई वेक्टर f अगर दिया गया है और हमें पूछा गया ड्रॉ 2f, इट इज सो सिंपल, जस्ट ड्रॉ एरो मार्क ऑफ लेंथ डबल ऑफ दिस। नहीं, अगर -f कहा गया तो जस्ट इसका इक्वल एंड ऑपोजिट एरो मार्क ड्रॉ कर लो, इंडिकेटिंग ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब f इंडिकेट करता है ईस्ट तो -f इंडिकेट करेगा टुवर्ड्स वेस्ट। अच्छा फाइन, और अगर -3f चाहिए तो यू ड्रॉ लाइन 3 टाइम्स दैट ऑफ -f,
इट इज 3 times minus f is same as minus 3f. और क्या देखें कि the magnitude of the vector is represented by the length and length of a body cannot be negative, it is always positive. कहने का मतलब है हर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड हरदम पॉजिटिव होता है। बाद में ये चीज़ों को यूज करना है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड हरदम पॉजिटिव है। वेक्टर नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, बट मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। अच्छा, फिर हम लोग देख लिए थे आखिर में अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 10 तो मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस ए भी 10 ही होगा क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है ना। और 2a क्या हो जाएगा 20, माइनस 3 हो जाएगा 30, माइनस 4 इंटू ए लिखेंगे तो लिखेंगे माइनस 50, 5 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस ए 50। ये सबको समझ में आ गया था? शायद हम लोग यहीं तक गए थे, फिर उसके बाद कंपोनेंट के बारे में देखे थे। फाइन, फिर देखे थे कि कोई आदमी ए से बी तक गया, कितना दूर गया 100 मीटर गया। वो ऐसा गया कि दिस लेंथ इज 60 मीटर, दिस लेंथ इज 80 मीटर। वो आदमी कितना दूर गया है, आप कहोगे इधर को गया है 100 मीटर, ये हो गया ग्राफिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, समझ में। और आप उसके पास जाना चाहते हो तो इधर को जाओ 100 मीटर या फिर इधर को जाओ 60, फिर इधर को जाओ 80, तो भी उसके पास पहुंच जाओगे। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द वेक्टर, सो वी कॉल देम द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। ये आदमी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, आप कहोगे 100 मीटर। वो आदमी ईस्ट के तरफ कितना गया है, ईस्ट के तरफ तो गया नहीं, गया इधर, लेकिन इधर जाते जाते ईस्ट के तरफ भी कुछ दूर निकल गया है। तो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ हिज डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, आप कहोगे 60 मीटर। अब अगर पूछते हैं कि ये आदमी इधर जाते जाते नॉर्थ की तरफ कितना गया है, तो लैंग्वेज हमारा क्या रहेगा, लैंग्वेज रहेगा व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स नॉर्थ। यस, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स नॉर्थ हो गया 80 मीटर। समझ में आया? यस सर। बढ़िया। तो पूछेंगे व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स साउथ, तो ऊपर की तरफ गया है 80 मीटर, तो नीचे की तरफ कितना गया, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स वेस्ट -60 मीटर। ये सबको समझ में आ गया? यस सर। बढ़िया। फिर हम देखें कि कोई भी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है। अगर ये वेक्टर एफ है, काफी ज्यादा पढ़ाई हुआ है तुम लोगों का लास्ट क्लास, इतना ज्यादा नहीं होता था प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर तो थोड़ा सा ग्राफिकल फॉर्म एक क्लास, कंपोनेंट दूसरा क्लास, क्योंकि बच्चे दौड़ते नहीं थे, धीरे धीरे तुम लोग दौड़ते हो, बढ़िया है। तो ये अगर एक वेक्टर है, इसका कंपोनेंट निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, मतलब ये पता करना है। तो किसी भी वेक्टर का अगर किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट पता करना है तो क्या करना पड़ता है, from the head of the vector and from the tail of the vector you draw perpendiculars onto that direction. Whatever projection, whatever shadow, whatever intercept you are getting here, है ना, that is what is called the component of the vector in the direction of east. Similarly यही वेक्टर का in the direction north पता करना है तो हेड और टेल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, जो यहाँ पर प्रोजेक्शन मिला that is component in the direction of north. तो पहला तो हम देखें कि कंपोनेंट का मतलब क्या है। दूसरा हुआ ग्राफिकली किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट कैसे निकालेंगे। बेटा आप थोड़ा उधर को बैठो, सीधा उधर से तुम बैठो अपनी जगह, तुम थोड़ा इधर बैठो। हाँ, नाउ आई एम विजिबल, यस। तो हम कहेंगे कोई भी वेक्टर का, मान लो वेक्टर एफ दिया गया है, बताओ इसका कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी क्या है। तो वेक्टर का हेड और टेल से इस डायरेक्शन के ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर दिया, ये जो लेंथ मिला दैट इज व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ इन दिस डायरेक्शन। है समझ में? बढ़िया। आगे फिर हम देखें कि अगर कोई वेक्टर एफ दिया हुआ है, व्हाट इज द कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये वेक्टर का कंपोनेंट क्या हो गया बी। और ये ट्रायंगल को अगर हम देखेंगे तो बेस निकालना है, बी बाई एच होता है आपका कॉस थीटा। तो आप कहोगे कंपोनेंट इज सेम एज कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज बी व्हिच इज सेम एज b by h cos थीटा है, तो b इज इक्वल टू h cos थीटा। और h क्या है, लेंथ ऑफ दिस लाइन। लेंथ ऑफ दिस लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर f, सो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ f cos थीटा। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर रुके। इसका मतलब किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर विद कोसाइन ऑफ द एंगल इट इज मेकिंग विद दैट डायरेक्शन। क्या बात समझ में आया? So it is f cos theta. Similarly, अगर हमें पूछा गया f का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस चाहिए, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ f इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल इट इज मेकिंग हियर। cos ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो गया, sin थीटा, सो इट बिकम्स
एफ साइन थीटा। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट हम ग्राफिकली भी निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकली भी निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना मस्त समझ में आया आप लोगों को। चलो छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, क्या सचमुच समझ में आता है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, ए कार मूव्स with 20 meter per second in direction of 30 degree north of east. Find component of velocity of car in direction of north. एंड दूसरा हुआ इन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। ये दोनों चीज हमें पता करना है। इन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट क्या फटाफट बता सकते हो इसके आंसर? कितना सिंपल तो है। पहले आपको वेक्टर को ग्राफिकल फॉर्म में ड्रॉ करना है ना। वेक्टर को पहले ग्राफिकल फॉर्म में ड्रॉ करना है, उसके बाद करना है। ठीक है, ये बात है। तो आई होप यू पीपल कैन डू इट। पहले आप वेक्टर को ड्रॉ करके देखो। वेक्टर को ड्रॉ करके देखो तो हम कहेंगे कि ये हमारा वेक्टर है, नॉर्थ है ये, और ये ईस्ट है, और ये वेक्टर, ये कार किधर को जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड में इन डायरेक्शन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या आप बता सकते हो किसके साथ 30 डिग्री करेगा? ईस्ट के साथ कि नॉर्थ के साथ? नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट का नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री है ना, तो ईस्ट के साथ 30 डिग्री करेगा। लाइक दिस। ये हो गया आपका वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है कितना? इट इज 20 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है। तो दिस इज व्हाट इज द वेलोसिटी वेक्टर वी हैव शोन। तो आंसर में क्या लिखेंगे? सीधे सीधे आंसर लिखेंगे। बिट नंबर 1 में कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। हमारा फॉर्मूला तो एक ही है, कोई भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है तो उसका मैग्नीट्यूड को cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर थीटा इज द एंगल इट इज मेकिंग विद द प्रिस्क्राइब्ड डायरेक्शन। नॉर्थ की तरफ कंपोनेंट पूछा है ना, तो ये नॉर्थ के साथ क्या एंगल कर रहा है? 60 डिग्री है ना। तो आप कहोगे इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ v इज 20 cos 60 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्या? Yes, sir. अच्छा, दूसरा हुआ अगर हम निकालेंगे कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, क्या लिखेंगे? सीधे सीधे 20 cos क्या एंगल कर रहा है? 30 डिग्री। cos 30 होता है कितना? √3/2। √3/2 हुआ तो हो गया 10√3। कुछ लोग मेरा रूट को पाई जैसे पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि पाई नहीं है। पहला क्लास में चिन्मय पढ़ रहा था, दूसरा क्लास में ये आदित्य पढ़ रहा था। इट इज 10√3। समझ में आया क्या? मीटर पर सेकेंड। क्या चिन्मय समझ में आया? क्या पढ़ोगे? 10/3 की 10√3? 10√3 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई बात हमारा। थोड़ा इसको कैमरा किस रीजन ऑफ साइट में ले आते हैं। यस, अरे हाँ, अब ठीक है। क्या ये समझ में आया सबको? Yes, sir. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। आसान क्वेश्चन। ये कोई एक स्विमिंग पूल है,
दिमाग लगाना बेटा, ये कोई एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, और क्या हुआ, कोई स्विमिंग पूल में पानी तो रेस्ट में रहता है, नदी थोड़ी है कि चलते रहेगा, तो रेस्ट में है। और दिया गया है कि ये समथिंग लाइक से 10 मीटर और ये लेंथ दिया गया है 30 मीटर। बात समझ में आया? यस सर। एक आदमी यहाँ से तैरना शुरू किया, मेरे से ड्राइंग अच्छा नहीं होता है, काम चला लो। ये आदमी है, थोड़ा चींटी जैसे दिख रहा है लेकिन ये आदमी है। ये आदमी इधर स्विम करना शुरू किया, क्या स्पीड में, इसका वेलोसिटी दिया हुआ है और ये एंगल भी तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, सीरीज 30 डिग्री ऐसे करके दिया है। क्लियर? यस। अच्छा, तो ये आदमी यहाँ से चलना शुरू किया, ऑब्वियस है कि ये आदमी जाके कहीं यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर कहीं पहुंचेगा, है ना? ये आदमी यहाँ पर जाके बी में पहुंचेगा, जबकि ये दिया हुआ हमें ये डिस्टेंस 30 मीटर है, ये 20 मीटर था, ये 30 मीटर है। If man swims with 4 meter per second, find after what time he reaches B। क्या क्वेश्चन समझ में आया? पहले ये आदमी इधर को स्विम करने लगा, क्या स्पीड में, 4 मीटर पर सेकेंड में, तो कुछ समय के बाद आके पहुंचेगा, कितनी समय के बाद पहुंचेगा? बात क्लियर है? यस। करने की दो तरीके, अगर हम किस तरह से पता कर लेंगे ये लेंथ कितना है, तो दैट बाई 4, काम खत्म। कितना दूर जाना पड़ रहा है, दैट बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड इज द टाइम। नहीं, आपके तरीके से पहले करते हैं फर्स्ट मेथड, जिसको आप अपना पुराना मेथड कहोगे, फिर मेरे मेथड में करेंगे उसको, और कितना आसान हो जाएगा। अब फर्स्ट मेथड में देखेंगे कि अगर हम पता करना चाहेंगे कि हाउ मच इज द लेंथ ए बी, ये इंटरनेट में थोड़ा तकलीफ, हाँ, हाउ मच इज द लेंथ ए बी का लेंथ निकालने के लिए लेट मी मेक यूज ऑफ ए परपेंडिकुलर लाइक दिस, ठीक है, और मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, आई कॉल दिस पॉइंट एज पी। समझ में आया? यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पीबी इज सेम एज 10 मीटर, यस। है कि नहीं, और ये 30 डिग्री है, तो आप क्या कहोगे, आपका साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, पीबी बाई एबी, होगा कि नहीं होगा, पी बाई एच। बात समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, ये अगर है 10 मीटर, तो इसका मतलब ए बी क्या हो गया भैया, ए बी इज कमिंग आउट टू बी पी बी बाई साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू कितना है, 1/2, तो ये ट्वाइस हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, ट्वाइस ऑफ पी बी, एंड दैट इज इक्वल टू पी बी कितना था, पी बी था 10, सो इट इज 20। बात समझ में आया? मतलब ये जो ए से बी तक का दूरी है कितना है, 20 मीटर, और वो आदमी कितना स्पीड में जा रहा है, 4 मीटर पर सेकंड में, कितना टाइम लगेगा, 20/4, सिंपल सा है ना। सो टाइम टेकन टू रीच reach B is equal to distance moved by speed। डिस्टेंस गया है 20 मीटर, स्पीड था 4 मीटर पर सेकेंड, सो 5 सेकेंड। ये आपकी जानकारी में ऑलरेडी है कि नहीं, यूजिंग कंपोनेंट्स, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन था, तो आपको इससे भी तो क्या डिफिकल्टीज है, ठीक तो है। दूसरे तरीके से भी सोचते हैं, सेम चीज को दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। अच्छा, जो वो आदमी यहाँ से यहाँ पर पहुंचेगा, वो इधर को कितना जाएगा, 10 मीटर जाएगा, तो हिज कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ इज 10 मीटर। अच्छा, वो इधर को कितना स्पीड में जा रहा है, वो भी देखना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ दी और कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? yes, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए पहले मैं बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा लगेगा अनबन सा, लेकिन बाद में आपको ये चीजें बहुत काम की आएंगे। कंपोनेंट ऑफ
displacement AB in direction of north is equal to PB and that is 10 मीटर। क्या ये बात समझ में आया? Yes, sir. नहीं? Component of velocity in direction of north, कौन बताएगा? हमारा फॉर्मूला है v cos थीटा वाला, है ना? v का वैल्यू 4 दिया हुआ है और यहाँ पर हम थीटा का वैल्यू क्या लेंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ कंपोनेंट निकाल रहे हैं, v का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के साथ क्या एंगल कर रहा है? थीटा। और वो थीटा कितना है? ये अगर ऐसा कर रहा है 30 डिग्री तो नॉर्थ के साथ क्या एंगल कर रहा है? 60 डिग्री। समझ में आ रहा ना? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन एनी डायरेक्शन इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ द एंगल इट इज मेकिंग इन द डायरेक्शन। ध्यान रहे, जब आप क्लास 11 में जाओगे सब चीजें पढ़ाया जाएगा, बट दीज आर नॉट देयर इन योर बुक। बुक में कुछ नहीं लिखा है, टीचर कुछ गुड़गुड़ा के समझा देंगे, समझ में आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो और भी अच्छी बात। समझ में आया? The way I am presenting what is component of 11th क्लास बुक में कहीं नहीं लिखा मिलेगा how to find component of a vector। पढ़ाते पढ़ाते बीच में टीचर बोल देंगे ऐसा होता है, ठीक है? तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आप लोग ये अब से ये सब चीज़ें जानने से बहुत अच्छा करते हो, है ना? जो लोग 3 साल सिंसियरली क्लासेस कर लेते हैं 8, 9, 10 का, बड़े फायदे में रहते हैं। यू कैन टेक द रिव्यूज में। तो एक मेरा अचीवमेंट्स करके कुछ बच्चों का वीडियो छोड़ा, कभी देखे होगे तो अभी तक लड़का ये हमारा NIT में 100 to 100 रखा है फिजिक्स में, 100% है। मैं अपना स्टाटस में दिया था उसका नाम, देखिए ना? Yes. हाँ, 100 out of 100। ठीक है, तो ये है, तो इसको इधर को जाना है 10 मीटर और इधर को क्या स्पीड में जा रहा है? इधर को जाना है 10 मीटर और इधर को क्या स्पीड में जा रहा है? समझ में आ रहा है? अच्छा, तो 4 cos क्या लिखेंगे? cos थीटा की जगह क्या लिखेंगे? अरे कोई बोलता क्यों नहीं? ये नॉर्थ के साथ क्या एंगल कर रहा है? 60 डिग्री। हाँ, तो cos 60 हो गया 1/2। इज इट नॉट 2 मीटर पर सेकेंड? Yes. हाँ, तो उसको इधर को 10 मीटर जाना है और वो इधर को 2 मीटर पर सेकेंड में जा रहा है। इधर को 10 मीटर जाना है और इधर को 2 मीटर पर सेकेंड में जा रहा है, जबकि वो ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, तो कुछ टेढ़ा जा रहा है। बट वी आर एनालाइजिंग द कंपोनेंट्स। मान लो कि यहाँ पर दूसरा वाल था, नीचे एक वाल है और यहाँ से कोई कार हुई करके गया, कितना समय के बाद टकराएगा? इधर को कितना स्पीड में जा रहा है वही मैटर करता है टकराने के लिए। अगर वो इधर ही जाता तो टकराता क्या? नहीं, इधर जाएगा तो टकराएगा। क्यों टकराएगा? क्योंकि वो इधर जाते वक्त इधर को वो वाल की तरफ जा रहा है, इसीलिए टकराएगा। वाल की तरफ कितना स्पीड में जा रहा है, वाल कितने दूर पे, दैट विल डिसाइड कि कितने समय के बाद टकराएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस। तो हम कहेंगे ये टाइम टू रीच बी कैसे निकालेंगे बताओ? इट इज कितना दूर जाना है? PB by 2, इट इज 10/2 इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन में इसलिए 5 सेकेंड, तो ये क्वेश्चन में इसलिए करवाया कि आपको कंपोनेंट का अहमियत समझ में आए। समझ में आ रहा है? हाँ, ये सबको समझ में आया? ऑनलाइन वाले शो मिली, कुछ मिली, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, तो अनम्यूट रखो अपने आप को, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अभी आपका दिमाग का टेस्ट है, आप लोग कर लोगे, थोड़ा सा सोचोगे तो। यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, चलो मानते हैं कि एक ब्लॉक है, और हुआ यूं है कि यहाँ पर कोई एक स्मूथ फ्लोर पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। ए ब्लॉक इज ऑन दी स्मूथ फ्लोर। ऐसा केस में अगर इस ब्लॉक को मैं कुछ इधर को खींचता हूं विथ सम फोर्स से, इधर को मैं खींचा कुछ फोर्स में, कितना फोर्स है? आई से द फोर्स इज ऑफ मैग्नीट्यूड से समथिंग लाइक 30 न्यूटन। और ये ब्लॉक कितना है? ये 10 kg का ब्लॉक है और ये स्मूथ फ्लोर है, नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है। और दिया गया है कि ये जो खींच रहा है वो कैसे खींच रहा है? इधर को खींच रहा है, इट इज पुलिंग इन दिस डायरेक्शन विथ मेकिंग सम एंगल से 60 डिग्री।
तो जब आप ऐसे खींचोगे आपको क्या लगता है कि ब्लॉक ऐसे उठ के चलेगा उसके साथ? No, sir. नहीं चलेगा। क्या होगा? द ब्लॉक विल स्लाइड। पता करना है कि विथ व्हाट एक्सीलरेशन द ब्लॉक स्लाइड्स। क्या आपको फोर्स मास एक्सीलरेशन का रिलेशन मालूम है? F इज इक्वल टू ma होता है, मालूम है? थोड़ा सा तो जानकारी होगा। When a force F acts on a mass m, it moves with an acceleration a, where F m a are related by the relation F is equal to m into a। एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं? फोर्स बाई मास। समझ में आया? हाँ। अब जब हम इसको ऐसे खींचे, ये ब्लॉक अभी चलने लगेगा। क्वेश्चन है कि फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। समझ में आया? तो ध्यान में क्या रखना है आपको? ये याद रखना है कि फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, ये आपको मालूम है। हमें एक्सीलरेशन पता करना है। एक्सीलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या क्वेश्चन में पूछा है? फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक। ये ब्लॉक का एक्सीलरेशन बताओ। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक? कितना है सर? 1.5 into √3 मीटर पर √3 क्यों आया? अच्छा 1.5 into √3, ठीक है। हाँ, तेरा कितना आया आदित्य? 1.5 √3 आ रहा है। बाकी लोग तो ट्राई कर रहे हैं। तो हमें पहले पता चल गया कि दिस ब्लॉक इज गोइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन। इधर को जाएगा। ब्लॉक इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ये हमें पता चल गया। तो क्यों जा रहा है? क्योंकि कोई खींच रहा है। कोई खींच रहा है बोल के इधर जा रहा है। तो इधर को कौन खींच रहा है? इधर तो कोई नहीं खींच रहा है, इधर को खींच रहा है। ठीक है, इधर को खींचते खींचते वो इधर को भी खींच रहा है कि नहीं? और ऊपर को भी खींच रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इधर को भी खींच रहा है, ऊपर को भी खींच रहा है। समझना, अगला क्वेश्चन इसके ऊपर होगा। ठीक है, तो क्या हो गया? द ब्लॉक मूव्स ड्यू टू व्हिच कंपोनेंट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है कि नहीं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ F, that is F cos हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल कर रहा है? 30 डिग्री। 30 degree. cos 30 डिग्री। cos 30 का वैल्यू √3/2 है। F का वैल्यू है 30, so it is 30 into √3/2 is equal to 15 √3 न्यूटन। नहीं, ये ब्लॉक अभी नहीं चलेगा ड्यू टू 30 न्यूटन फोर्स। ये चल रहा है इसके चलते। नहीं मतलब कोई अगर ये ब्लॉक को इधर को खींच के रोकने की कोशिश करेगा, कितना फोर्स में, थोड़ा दिमाग लगाओ, कितना फोर्स में कोई आदमी इसको इधर को खींच के रखेगा कि ये ब्लॉक नहीं चलेगा? जितना जोर से ये फोर्स इधर को खींच रहा है, ये इधर को कितने जोर से खींच रहा है? 15 √3. तो ये आदमी को कितने जोर से पकड़ के रखना चाहिए? 15 √3. ये अगर 15 √3 में इधर को खींच लेगा तो जाएगा नहीं। मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. फील इट। ये उतारने वाली चीज नहीं है। कोई नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। थ्रू दीज न्यूमेरिकल्स यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंपोनेंट। समझ में आ रहा है ना? कोई पूछेगा इधर को कितना जोर से खींच के रखने से ये नहीं चलेगा। जितने जोर से ये फोर्स इधर को खींच रहा है उतने जोर से खींच के रखेंगे तो नहीं चलेगा। नहीं, इतना जोर से मतलब कितना जोर से? ये इधर को कितने जोर से खींच रहा है? 15 √3। तो अगर आप इधर को 15 √3 में खींच के रखोगे उसको हॉरिजॉन्टली, तो ये नहीं चलेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? यस, तो ये समझ में आ रहा है। अब हमें पता ये करना है कि क्या होगा एक्सीलरेशन। सो हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन इज, हम कहेंगे कि ये फोर्स, ड्राइविंग फोर्स, जो फोर्स इसको ड्राइव कर रहा है बाय मास। कौन सा फोर्स ड्राइव कर रहा है? क्या बता सकते हो? व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स हियर? इज इट 30 न्यूटन चला रहा है उसको? 15 नो, √3. 15 √3 इज ड्राइविंग। अगर 15 √3 नहीं होता तो नहीं चलता। अगर मैं ये 30 न्यूटन वाला जो फोर्स है इसको सीधा ऊपर की तरफ कर देता तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल करता? 90 डिग्री। 90 डिग्री करता कि नहीं करता? 90 डिग्री करता। तो इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होता? 0। 30 cos 90 0 है। कोई कंपोनेंट नहीं है तो चलता भी नहीं।
चल रहा है। यस सोमिनी पूछो। No, sir, I wanted to answer. Okay, fine. When you want to answer, you answer. Don't wait for my permission. So you find driving force by mass. Driving force हो गया 15√3 by mass हो गया 10 kg. So it is 1.5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रहे एक ही क्वेश्चन के अंदर कितना सारा मैं कंसेप्ट आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। समझ में आया? कोई अगर रोक के रखना चाहेगा तो कितना फोर्स में खींचेगा, नहीं चल रहा है तो क्यों चल रहा है ना? अच्छा ये चलेगा, ये ऐसे जमीन को छोड़ के क्यों नहीं जाएगा? चलो सोचते हैं खींचने से कैसे पता चला कि कोई अगर मान लो कि 2 kg का ब्लॉक रखा है, ये 2 kg का, हमने लगाया 2000 न्यूटन, उठ जाएगा कि नहीं उठ जाएगा? उठ जाएगा ना। तो फिर कब उठ जाएगा? जब ये ऊपर खींचने वाली फोर्स इसका वेट से ज्यादा हो गया। तो ऊपर खींचने वाली फोर्स कितना है? 30 cos 60। 30 cos 60 कितना हुआ? 15 cos 60 1/2 होता है। ओ सीडी समझ में आ रहा है? 30 cos 60 उसको समझ में आता है? समझ में आ रहा है? हाँ नहीं आ रहा है ना? अबे ऐसे करना चाहिए। पकड़ गया क्या? हाँ कुछ नहीं बोलता। हाँ और धीरे से बोलता है, समझ में? हाँ कभी हो गया पता चला इसके घर में आग लग गया है, बाहर कर रहे हमारे घर में आग लग गया है, आ जाओ तो चिल्ला आग लग गया ओ ऐसे बोलोगे ना। हाँ तो ये जो फोर्स है ये इधर को खींचते खींचते ऊपर की तरफ कितने जोर से खींच रहा है? 30 cos 60 में 30 cos 60 कितना होगा? 15। क्या वो 15 न्यूटन फोर्स 10 kg का वेट आपको मालूम है क्या? कोई मास m का वेट कितना होता है? m × g मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका वेट होता है 100 न्यूटन। ठीक है, ये 100 न्यूटन नीचे की तरफ खींच रहा है, आप ऊपर को खींच रहे हो 15 न्यूटन में, उठेगा क्या? नहीं उठेगा, खाली स्लाइड ही करेगा। अगर ये 30 न्यूटन की जगह 300 न्यूटन होता तो फिर ऊपर की तरफ क्या होता? 150 न्यूटन, जबकि इसका वजन कितना है? 100 न्यूटन। उठ गया ऊपर, उठ भी जाएगा और इधर भी जाएगा, है कि नहीं? इट विल गो इन दिस डायरेक्शन एज वेल एज इन दिस डायरेक्शन। इसका भी एक टिपिकल मूवमेंट होगा या नहीं होगा? फाइन। बस कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, याद रखो आगे हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। फॉर ए मास m kg the weight is given by w is equal to m × g, where g is called acceleration due to gravity। इसका वैल्यू कितना होता है? इट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिख भी देते हैं नहीं तो बड़े कंफ्यूजन में रहोगे आप लोग। इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज सेम एज हम लोग लिखेंगे 10 में। हम लोग जब भी यूज करेंगे 10 में यूज करेंगे क्योंकि सारा एंट्रांस में 10 में यूज होता है। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया क्या? अगर 2 kg का मास है उसका वेट कितना होगा? 2 × 10 20 न्यूटन। समझ में आया क्या? दैट इज फॉर ए 3 kg मास वेट इज 3 × 10 दैट इज 30 न्यूटन। ऐसे करके याद रखना। क्लियर? हम लोग वेट और मास के बारे में काफी कुछ पढ़ेंगे बाद में। वेट क्या है? इट्स ए वेलोसिटी और ए एनर्जी और ए फोर्स और व्हाट? वेट इज फोर्स, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ये जो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये कहाँ से आया? कहाँ से आया? कोई चीज को अगर हम छोड़ देते हैं तो गिरता है, गिरते वक्त स्पीड बढ़ता है, स्पीड बढ़ता है तो हम कहते हैं कि वो एक्सीलरेट कर रहा है। क्या होता है एक्सीलरेशन? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी एक्सपीरियंसेस एन एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया ना? एक्सीलरेशन क्यों आता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? क्योंकि जब कोई बॉडी को छोड़ देते हैं क्यों नीचे गिरता है? बिकॉज ऑफ वेट। वेट इसको गिराता है। अगर इसका मास m है तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? ड्राइविंग फोर्स बाई मास। वैल्यू निकालोगे तो ये g आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये चीजें आपको याद रखना है।
थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ क्या, थोड़ा स्लो करना चाहिए मुझे, Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. यू डोंट कॉम्प्रोमाइज अंडर एनी कंडीशन। मैं रिपीट करूंगा क्योंकि हम लोग का कोई फिक्स सिलेबस थोड़ी है कि यहाँ तक खत्म करना है एग्जाम में आगे, सारा खत्म करेंगे और काफ़ी ज़्यादा जाएंगे हम लोग, लेकिन जो भी करेंगे एकदम 100% इट शुड बी स्ट्रांग, ठीक है, अंदर से क्लैरिटी होना जरूरी है। फॉर ए 3 kg मास वेट इज 30 न्यूटन, समझ में आया? अगर ये बात समझ में आया तो मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दो। मैं यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देता हूँ, आई होप यू कैन डू इट। करने वाले मुझे बेहद खुश कर देंगे अगर कर लेंगे तो। यहाँ पर एक फोर्स है जो कि समथिंग लाइक से 20√2 इसको आप F1 कहो, 20√2 न्यूटन का है और जो कि इसके साथ 45 डिग्री कर रहा है। और कोई फोर्स है जो कि इधर को है, ऐसा, और दिया है कि ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज मेकिंग सम एंगल 60 डिग्री है। और ये दिया है 50 kg का बड़ा सा मास ऑन ए स्मूथ फ्लोर। धीरे धीरे मैं आपको मैकेनिक्स की तरफ ले रहा हूँ। मैकेनिक्स इज ए सेपरेट चैप्टर जिसमें हम लोग बहुत ही डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल कंपोनेंट को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ। अब ये इधर को खींच रहा है, ये इधर को खींच रहा है, ये एंगल 60 डिग्री है, 45 डिग्री है। दिया है कि दिस ब्लॉक इज नॉट मूविंग, फाइंड F2। इफ block does not move, find F2। मतलब ये वाला फोर्स इधर को जितने जोर से खींच रहा है, ये वाला फोर्स इधर को उतनी जोर से खींच रहा है, तब तो नहीं जाएगा। समझ में आया क्या? ये वाला फोर्स इधर को कितने जोर से खींच रहा है उसको क्या कहते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में? कंपोनेंट ऑफ F1 टुवर्ड्स राइट। ये वाला फोर्स इधर को कंपोनेंट ऑफ F2 टुवर्ड्स लेफ्ट मस्ट बी सेम। समझ में आ रहा है क्या? चिन्मय कुमार दत्ता? Yes, sir. यस सर, बढ़िया बढ़िया। तो क्या कहोगे? फॉर 50 kg एट रेस्ट, component of F1 to left to right is equal to component of F2 to left। क्या ये बात से सब सहमत है ना? ये इधर को जितने जोर खींच रहा है, ये इधर को उतने जोर से खींच रहा है। हम लोग कितना गहरी क्वेश्चन में जा रहे हैं, समझ रहे हो? ये 10th क्लास तक तो लोगों को नहीं आएगा, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ धीरे धीरे ले लूंगा आपको वहीं तक। अब जिस किस्म की चीजें करो लगेगा कि स्कूल का पढ़ाई क्या है, फीस कुछ नहीं ऐसे लगेगा एट द एंड ऑफ दिस सेशन। हाँ, तो आप कहोगे कि ये F1 का टुवर्ड्स राइट। अब मैं पहले पूछूंगा किसको? चलो पूछता हूं सौरभ बताओ कंपोनेंट ऑफ F1 टू राइट। कंपोनेंट ऑफ F1 टू राइट Yes, sir. कितना है? कंपोनेंट ऑफ F1 टू राइट आप लोग मन ही मन में सोच लो कैसे निकालेंगे। इट इज F1 cos थीटा, और सीधा सीधा वैल्यू लिखते हैं। अब छोटे बच्चे बड़े तो हो गए, सीधा वैल्यू लिखते हैं 20√2 cos 45। क्या ये बात समझ में आया? Yes, sir. नाउ व्हाट इज अ कंपोनेंट ऑफ F2 टुवर्ड्स लेफ्ट? 20. Same as. हाँ, Sir. कि कितना होगा? कितना है वैल्यू इसका? इट इज F2 का तो वैल्यू मालूम नहीं है, वही पता करना है इनटू cos। 60. क्या मेरी बात समझ में आया? Yes, sir. कितना सिंपल है।
और ये cos 45 का वैल्यू 1/√2 है, ये 1/√2 होगा तो √2 को खा जाएगा, क्या बचेगा 20, एंड इधर F2 इंटू 1/2। क्या यहाँ से पता चल गया कि F2 इज 40 न्यूटन? Yes, sir. है ना मजेदार क्वेश्चन? Yes, sir. हाँ, क्या हुआ? वो मैं कर लिया था, ये बोल वो ये जता रहा कि मैं कर लिया था। क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. ऐसा दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो? Yes, sir. अच्छा, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन। सपोजिंग हम कहेंगे कि कोई एक ब्लॉक है, सपोज कोई एक ब्लॉक है मास m का, इसको छोड़ देंगे, ये गिरेगा नीचे, क्या एक्सीलरेशन में गिरेगा? अभी थोड़ी देर पहले बताया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड g। नहीं, अच्छा अगर 2 kg का मास को गिराएंगे तो ज्यादा एक्सीलरेशन होगा कि 3 kg का मास को गिराएंगे ज्यादा एक्सीलरेशन होगा? Same रहेगा. सेम रहेगा। अरे देखो 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 देखो, ये m kg का मास को खींचने वाली फोर्स कौन है? mg, यही तो है फोर्स। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? फोर्स बाय मास, कितना हो गया g। क्या ये m के ऊपर डिपेंड किया? ये 2 kg हो, 3 kg हो, 4 kg हो, 10 meter. नहीं, एक्सीलरेशन विल बी सेम। अगर हम ये पेन को गिराते हैं और एक पत्थर को गिराते हैं, सेम हाइट से गिराते हैं, दोनों एक साथ नीचे पहुंचेंगे। हाँ, इफ यू इग्नोर दी अदर फोर्सेस, हम कह रहे हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एयर फोर्स भी तो है। क्या है कि हाथी को और चींटी को गिराओगे तो दोनों एक साथ गिरेंगे? हाथी पहले गिर जाएगा, ऐसा करके पेट फट जाएगा, चींटी तो धीरे धीरे आएगा, क्योंकि एयर फोर्स भी तो है। हम यहाँ पर एयर फोर्स को इग्नोर कर रहे हैं, प्रैक्टिकली वो नहीं है। एयर फोर्स, अगर वैक्यूम में हम एक पेन को और एक पत्थर को, हाथी को चींटी को गिराएंगे, दोनों एक साथ गिरेंगे। एयर में गिराएंगे तो चींटी तो उड़ता उड़ता आएगा धीरे धीरे, उससे पहले हाथी राम नाम सत्य हो जाएगा, उसको गिर जाएगा नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है, वी आर इग्नोरिंग ऑल अदर फोर्सेस लाइक एयर रेजिस्टेंस फोर्स, बुआन फोर्स, और सबको इग्नोर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर ये मास अंडर ग्रेविटी गिर रहा है तो 2 kg गिरेगा जितना एक्सीलरेशन होगा, 3 kg गिरेगा उतना एक्सीलरेशन होगा। m मास का वेट कितना होता है? m इंटू जी। जी का वैल्यू कितना है इन एसआई सिस्टम, इन MK सिस्टम? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, समझ में आ रहा है? ओ रौनक, 10 मीटर पर सिस्टम स्क्वायर क्यों होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों होता है? अच्छा, मतलब तुमको एक्सीलरेशन अभी मालूम नहीं ना, हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट इज एक्सीलरेशन, डू यू नो? नहीं मालूम, ठीक है ठीक है, तो छोड़े इसको, बेकार वो तुमको तंग करके उसको डिप्रेशन में लेने का क्या मतलब होता है? अभी एक्सीलरेशन मालूम नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे ना, वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। मतलब जब वेलोसिटी बदलता है, कितना जल्दी जल्दी वेलोसिटी बदलता है, उसको कहते हैं एक्सीलरेशन। खैर, ये समझ में आया सबको? अच्छा ठीक है, और कंपोनेंट पे ज़्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि बच्चा हमारा फंस गया। आगे आगे, क्योंकि सारा जगह यूज होगा हमारा, आगे चल के देखेंगे एक्सेलरेशन निकालने में, वेलोसिटी निकालने में, डिस्प्लेसमेंट निकालने में, हर जगह ये यूज होगा। तो अननेसेसरी टर्म्स में यूज कर दूंगा तो ये फंस जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट चीज देखते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ध्यान से देखना बेटा, बड़ा इंपोर्टेंट है। हाँ, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। जब भी हम दो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ते हैं, हमारे पास एक रेस्ट्रिक्शन है, हम कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ नहीं सकते। कैन यू एड 3 मीटर विथ 5 kg? No, sir. दे मस्ट बी ऑफ सेम यूनिट, दोनों का यूनिट बराबर होना जरूरी है। नहीं, 3 मीटर को 5 मीटर के साथ जोड़ सकते हो, तो 3 मीटर को 4 लीटर के साथ जोड़ नहीं सकते। दे मस्ट हैव सेम यूनिट। दूसरा क्या है? बोथ ऑफ देम मस्ट बी स्केलर और बोथ ऑफ देम मस्ट बी वेक्टर। यू कैन नॉट एड ए वेक्टर विथ ए स्केलर। जैसे वेलोसिटी एक वेक्टर है, यूनिट है मीटर पर सेकेंड, स्पीड एक स्केलर है, उसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। यू कैन नॉट एड स्पीड विथ वेलोसिटी, दे आर डिफरेंट थिंग्स। समझ में आ रहा ना? तो जोड़ने के लिए दोनों को वेक्टर होना है या फिर दोनों को स्केलर होना है, साथ साथ दोनों का यूनिट बराबर होना जरूरी है। कोई भी दो क्वांटिटी को जोड़ते हैं, ये सब जानकारी सबके पास है कि नहीं? जब दो फिजिकल क्वांटिटी हम जोड़ते हैं, दोनों को वेक्टर होना जरूरी है या फिर दोनों स्केलर होंगे, साथ साथ दोनों का यूनिट बराबर होना जरूरी है। और आगे चल के देखेंगे कि ये जो ऐड कर रहे हैं, जैसे आप देखोगे आगे चल के पढ़ोगे, टॉर्क, टॉर्क का जो यूनिट होता है वो वार्क का भी वही होता है, बट यू कैन नॉट एड वार्क इज स्केलर, टॉर्क इज वेक्टर।
यूनिट्स बराबर होने से ऐड करेंगे, जरूरी नहीं है दोनों को वेक्टर होना है या फिर दोनों को स्केलर होना है। तो जब दो वेक्टर को जोड़ने वाले दो स्केलर को जोड़ना है तो आसान चीज है। 20 रुपीज विथ 30 रुपीज, एवरीवन नोज इट इज 50 रुपीज, है नहीं? 5 kg प्लस 3 kg 8 kg, क्या बताना है उसमें? वेक्टर को जोड़ना है तो कैसे जोड़ते हैं? सपोज ये जानने से पहले मुझे और एक छोटा सा चीज बताना है, हाउ व्हाट वी मीन बाय एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? जैसे मान लो कि ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। अगर हम कहेंगे एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो एंगल कितना है? 0 नहीं, ऑपोजिट है, तो एक वेक्टर इधर को है, एक वेक्टर इधर को है, 180 डिग्री हो जाता है। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दैट इज यूजफुल व्हाइल फाइंडिंग सम ऑफ टू वेक्टर्स और एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। समझ में? पहले स्टेटमेंट को हम लोग समझेंगे और दिस स्टेटमेंट विल हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग हाउ टू रिकॉग्नाइज ए फिजिकल क्वांटिटी एज ए वेक्टर और नॉट। ये वेक्टर है कि नहीं जानने में मदद करेगा ये स्टेटमेंट। समझ में? व्हाट आई मीन टू से इज नाउ वी शैल डिफाइन ए वेक्टर क्वांटिटी। How you define a vector quantity? But before that, let us understand what is angle between two vectors. Angle between two vectors is defined as the angle swept while moving from head direction of one vector to head direction of other। दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे डिफाइन करते हैं? एक वेक्टर का हेड डायरेक्शन से दूसरे वेक्टर की हेड डायरेक्शन में जाओ, जो एंगल आप स्वीप करोगे उसको आप कहोगे एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। आप बोलोगे सर ये सब चीज तो मालूम है, इसमें इतना फैला के लिखने की क्या जरूरत है? अरे भाई बहुत कुछ है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सपोज ये एक वेक्टर है, फाइन, ये एक दूसरा वेक्टर है, ठीक है। ए और बी के बीच में मुझे एंगल पता करना है। ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, तो ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो आप कहोगे एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स कितना हुआ? 30 डिग्री। हाँ तो बहुत आसान चीज है, इतना लंबा डेफिनेशन की क्या जरूरत है? बड़ी जरूरत है, क्योंकि आप जो सोच रहे हो एंगल के बारे में वो नहीं, एक थोड़ा सा कुछ अलग है। अभी आपका बात मैच कर रहा है आसानी से, है ना? अच्छा, तो क्या कह रहा है स्टेटमेंट? कह रहा है कि इट इज द एंगल स्वेप्ट व्हाइल मूविंग फ्रॉम हेड डायरेक्शन ऑफ वन वेक्टर। एक वेक्टर का हेड का डायरेक्शन ये है, दूसरा वेक्टर का हेड का डायरेक्शन ये है। एक वेक्टर का हेड का डायरेक्शन से दूसरी वेक्टर की हेड के डायरेक्शन में जाने में जो एंगल स्वीप करेंगे वो दोनों के बीच का एंगल है। हाँ बात हुई है कि नहीं? सपोज आई चेंज द केस, आई से नाउ दिस इज व्हाट इज ए वेक्टर, और एंड सपोज आई से दिस इज अनदर वेक्टर, और सपोज ये एंगल दिया है 45 डिग्री। आपको पूछा गया बताओ ए और बी के बीच में क्या एंगल है? स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट कहता है इट इज द एंगल स्वेप्ट व्हाइल मूविंग फ्रॉम हेड डायरेक्शन ऑफ वन वेक्टर टू हेड डायरेक्शन ऑफ अदर। अब पहला वेक्टर ए का हेड डायरेक्शन इज लाइक दिस, यस। दूसरा वेक्टर का हेड डायरेक्शन इज लाइक दिस। किसी एक का डायरेक्शन से दूसरे की डायरेक्शन में जाओ भैया, ये कितना एंगल आएगा? 135 डिग्री। तो आप कहोगे यहाँ पर थीटा दैट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी इज कमिंग आउट टू बी कितना? 135 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस सर। हेड डायरेक्शन टू हेड डायरेक्शन जाना है। अच्छा, सपोज मैं केस बदल देता हूं आपके लिए। मैं कहूं कि यहाँ पे कोई एक वेक्टर ऐसा था और कोई दूसरा वेक्टर ऐसा था। बताओ ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल इज एक्यूट और ऑब्ट्यूज? लेस देन 90 और मोर देन 90? मोर देन 90, क्योंकि हेड डायरेक्शन ऑफ ए इज समथिंग लाइक दिस, हेड डायरेक्शन ऑफ बी इज समथिंग लाइक दिस।
और हमें पता करना है तो ये एंगल पता करना है। दिस इज एंगल बिटवीन ए एंड बी विच इज मोर देन 90 डिग्री। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, आप लोग कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे हो? पूरा समझ में आ रहा है 100%। और जो मैं पढ़ाता हूँ सारा वीडियो में तो स्टोर है। कभी कभार फ्री टाइम में इधर उधर का वो रील्स देखने से बेहतर है कि एक तो थोड़ा ये देख लो। नहीं देखते नहीं क्या रील्स की वीडियो मेरा वाला देखते हो? अच्छा ठीक अच्छा। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर पता चल गया। अच्छा अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हाउ टू एड टू वेक्टर्स। क्यों पढ़ेंगे? हमको नहीं आता है क्या? चलो चेक करके देते हैं हमको आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो क्यों पढ़ना है? सपोजिंग आई से हियर इज ए ब्लॉक लाइक दिस, और चलो मानते हैं इस ब्लॉक के ऊपर दो फोर्स आ रहे हैं, एक ये फोर्स है और एक ये फोर्स है। ऐसा करके दो फोर्स आ रहे हैं। सपोज ये फोर्स है 10 न्यूटन का और ये मान लो कि है समथिंग लाइक 4 न्यूटन का। क्या बता सकते हो कि दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट मतलब नेट फोर्स, द रिजल्ट ऑफ दिस टू फोर्सेस, जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स कितना होगा? और किस चीज, ये भी एक वेक्टर होगा ना, तो ये जो नेट फोर्स होगा कितना होगा? किधर को होगा? टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट? टुवर्ड्स राइट। तो ये हो जाएगा टुवर्ड्स राइट। ड्रॉ करो, ये हो गया नेट फोर्स। कितना है ये? इट इज कमिंग आउट टू बी 14 न्यूटन। हाँ तो ये वेक्टर को जोड़े, ये वेक्टर मिल गया। हमें तो वेक्टर जोड़ना आता है कि नहीं? अच्छा वेक्टर हमें जोड़ना आता है इसलिए हम कर लिए। दूसरा केस, लेट मी चेंज द केस। सपोज आई गो फॉर अनदर सिमिलर केस। नाउ हियर आर अगेन द सेम केसेस रिपीटेड, बट नाउ instead of applying 4 Newton here, what I do? Apply 4 Newton here. ये है 4 न्यूटन का फोर्स। 6 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट। तो आप कहोगे जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स कितना होगा? नाउ दैट नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 6 न्यूटन टुवर्ड्स, सॉरी इधर को होगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा? इट विल बी 6 न्यूटन लाइक दिस, है कि नहीं? क्या मतलब है? सेम फोर्स है। कोई अभी अगर आपको पूछेगा, एक ब्लॉक रखा हुआ था, दो लोग पुश करने लगे, एक 10 न्यूटन में एक 4 न्यूटन में, बताओ ब्लॉक का नेट फोर्स कितना होगा ब्लॉक के ऊपर? अब बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते हो। डिपेंड कर रहा है कि कैसे पुश कर रहे हैं। एक ही तरफ से पुश कर रहे हैं तो कितना होगा? 14। ऑपोजिट तरफ से कर रहे हैं तो 16। समझ में आ रहा है? हाँ वो पूछेंगे दो आदमी एक ब्लॉक को पुश कर रहे हैं, मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है? जब दोनों सेम डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं तो कितना होगा? जस्ट एडिशन ऑफ मैग्नीट्यूड। मिनिमम फोर्स क्या हो सकता है? जब एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, 6 न्यूटन। बात समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर फोर्स हुआ, नेट फोर्स इज मैक्सिमम। इस केस में मिला एफ नेट इज मैक्सिमम, इस केस में मिला एफ नेट इज मिनिमम। कोई पूछेगा कोई ब्लॉक है 10 kg का, ध्यान से सुनो, कोई ब्लॉक है 10 kg का, उसके ऊपर दो फोर्स आया 10 न्यूटन और 4 न्यूटन, बताओ उसका मिनिमम एक्सीलरेशन क्या होगा? नेट फोर्स बाय मास। मिनिमम फोर्स कितना हो गया? मिनिमम फोर्स कितना हो गया? 6 न्यूटन। तो 6 बाई 10 kg। कम से कम एक्सीलरेशन होगा इतना, ज्यादा एक्सीलरेशन होगा 14 बाई 10, 1.4। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? मैं पूरा ग्राउंड बना रहा हूं ताकि आपको वेक्टर एडिशन बढ़िया से समझ में आए। यू मस्ट फील इट फास्ट, है ना? सीढ़ी को समझ में आया? हाँ। तो ये जो आप लोग एग्जाम्पल देखे, हम लोग अभी एडिशन ऑफ वेक्टर में गए नहीं, जाएंगे बारी बारी से, पहले समझते हैं। सपोज मैं आपको कहूंगा कि 2 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, uh, 20 Newton and 12 Newton act on a body of mass 4 kg. Find maximum and minimum possible एक्सीलरेशन। फिलहाल फिर से एक्सीलरेशन यूज हो गया बेटा, याद रखो एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे फोर्स का होता है न्यूटन, मास का होता है केजी,
क्यों होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हम देखेंगे। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल एक्सीलरेशन, दोनों फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स है, नहीं दोनों हॉरिजॉन्टल फोर्स है। तो आप क्या कहोगे सॉल्यूशन में, एफ नेट का ई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ नेट क्या बता सकते हो आप? Same direction. मैक्सिमम 32 Newton. एफ नेट इज इक्वल टू कितना होगा? 20 प्लस 10 दैट इज 30 न्यूटन। कब? जब तब दोनों सेम डायरेक्शन में है, व्हेन 12 Newton लिखा है। बट 10 प्लस और दूसरा 12 है क्या? सॉरी Yes, sir. मैं देखा नहीं, ये 12 न्यूटन है तो हो गया 32 न्यूटन व्हेन दे आर इन सेम डायरेक्शन। तो फिर मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या होगा? इट इज मैक्सिमम फोर्स बाय मास। मैक्सिमम फोर्स है 30 न्यूटन का और मास 4 की, तो यूनिट होगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है देखेंगे थोड़ी देर में। क्यों न्यूटन होता है ना? क्यों रोनक नहीं होता है? न्यूटन के नाम पे क्यों आया? वो निकाले उनके नाम पे आया, तुम निकालो कुछ तो तुम्हारे नाम पे आएगा, है ना? 4 रोनक, 4 डेका रोनक, 4 सेंटी रोनक, ऐसे करके आएगा, है ना? तुम्हारे नाम पे भी आएगा तुम अगर कुछ निकालोगे तो। एनीवे जो निकालते हैं वो अपने नाम में डाल देते हैं, कुछ ना डालेंगे ना अपने नाम पे। इतना कौन महान है कि मैं निकालूंगा किसी दूसरे के नाम पे डाल दूंगा। जूल करके कोई फिजिसिस्ट थे, वर्क एनर्जी के बारे में निकाले, यूनिट दे दिए जूल, नहीं? सिमिलरली न्यूटन, सिमिलरली डाइन, सिमिलरली पास्कल, है ना? कुछ अच्छे लोग थे जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो अपने नाम पे नहीं बनाए। जैसे यहाँ पर मिलोगे इंदिरा गांधी पार्क, नहीं सब, राजीव गांधी क्या आई हॉस्पिटल, उनका क्या था? प्रधानमंत्री सड़क योजना, वो भी अटल सड़क योजना बना सकते थे, क्या बोले? प्रधानमंत्री, जनरलाइज कर दिया, नहीं? हाँ। तो यहाँ पर क्या आप ये पूरा चीज को ट्रांसलेट कर सकते हो? फॉर मिनिमम कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम एक्सीलरेशन। हाँ, मिनिमम एफ नेट, रौनक बताएगा क्या? मिनिमम एफ नेट इज 20 minus 10 and that is 8 न्यूटन, और 20 minus 12 तो 8 तो है, ठीक तो लिखा है। इतना मैथमेटिक्स मेरे को आता है, तुम मत सोचो कि सर 30 पढ़ाते मैथमेटिक्स नहीं आता। तो कितना हो गया? 8 न्यूटन। सो कब होगा? व्हेन दे आर इन सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन? अपोजिट डायरेक्शन। सो मिनिमम एक्सीलरेशन क्या होगा? मिनिमम एक्सीलरेशन तो तब होगा जब फोर्स मिनिमम है, और मिनिमम फोर्स कितना है? एफ मिनिमम कितना है? इट इज 8/4। 2 मीटर पर सेकंड। चलो, इट इज 8/4 इज 2 मीटर पर। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. तो हमने क्या किया? नेट फोर्स बाई मास करना सीख गया, मतलब फोर्स जोड़ना हमें आता है। लेकिन थोड़ा अगर ध्यान से देखें, हमें फोर्स जोड़ना आता है। इस केस में, पहला केस में फोर्स मैक्सिमम था, कब? जब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या था? 0, दे वर इन सेम डायरेक्शंस। फोर्स मिनिमम कब था? व्हेन एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 180 डिग्री। दो वेक्टर अगर एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, एंगल 180 डिग्री होता है कि नहीं? हाँ, तो हम क्या कहेंगे? थीटा क्या है? बाय द वे ये थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. सबको समझ में आया? Yes, sir. अब देखो, दो वेक्टर को जोड़ना हमें आता है, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? क्या दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे देने से काफी है? कोई बॉडी के ऊपर एक 6 न्यूटन का, एक 8 न्यूटन का फोर्स आ रहा है, नेट फोर्स बता सकते हो? No, sir. नहीं, Direction. डायरेक्शन बताना जरूरी है। थोड़ा सा और अगर हम इसको सटल वे में सोचेंगे तो कहेंगे डायरेक्शन नहीं, दोनों के बीच में एंगल। अगर दोनों के बीच में एंगल 0 है, 6 न्यूटन 8 न्यूटन दो फोर्स आ रहे हैं, दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो नेट फोर्स कितना होगा? Same direction. That is- सेम डायरेक्शन, मतलब 6 + 8 14। 6 न्यूटन 8 न्यूटन दो फोर्स आ रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर और उनके बीच में एंगल है 180 डिग्री, तो नेट फोर्स कितना होगा?
2 न्यूटन, ऑपोजिट डायरेक्शन 2 न्यूटन। इसका मतलब सम ऑफ टू वेक्टर्स नॉट ओनली डिपेंड ऑन देयर मैग्नीट्यूड बट आल्सो ऑन द एंगल बिटवीन देम। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. अब आ गया धीरे धीरे इंपॉर्टेंट चीजों पे। सम ऑफ टू वेक्टर्स नॉट ओनली डिपेंड ऑन देयर मैग्नीट्यूड बट आल्सो ऑन देयर डायरेक्शन। तो वही लिखेंगे अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में। क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 2। ये पॉइंट नंबर 1 हम लोग देखे थे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या था? ये 1 था। ठीक है, अब हम पॉइंट नंबर 2 में जा रहे हैं। Sum of two vectors depends on their magnitudes and angle between them. Angle between them मतलब अगर एंगल 0 है उनका सम विल बी मैक्सिमम, एंगल 180 है सम विल बी मिनिमम। लेकिन कोई जरूरी है क्या कोई दो वेक्टर के बीच में, दो फोर्स के बीच में एंगल सिर्फ 0 और 180 होगा? कोई दूसरा भी तो हो सकता है। मान लो कि एक ब्लॉक ऐसे रखा है, आप ऊपर से देख रहे हो, यू आर लुकिंग फ्रॉम द टॉप, कोई इधर को खींच रहा है, कोई इधर को खींच रहा है। अब तो दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, ना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन फिर भी एक नेट फोर्स निकलेगा कि नहीं? ये चलेगा। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? मतलब अभी हम ये दोनों वेक्टर को जोड़ना नहीं आता है। जब दोनों के बीच में एंगल 0 या 180 है वो हमें आता है, वो हमारी बच्चों वाली क्या क्लास था। अब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है या 60 डिग्री है या कुछ दूसरा है, तो हाउ टू नो व्हाट विल बी और हाउ टू फाइंड आउट द सम ऑफ टू वेक्टर्स। ऐसा क्या देख रहे हो? समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर? Yes, sir. स्टैंडिंग अंडर मतलब जा रहा है ऊपर से। गौतम, रौनक, समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ ठीक। तो सम ऑफ टू वेक्टर्स डिपेंड्स ऑन देयर मैग्नीट्यूड एंड द एंगल बिटवीन देम। बढ़िया। इसका मतलब अगर कोई दो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ते वक्त उनके बीच में क्या एंगल है उसकी जरूरत नहीं पड़ा तो वो वेक्टर नहीं है। गाय का 4 टांग है, जिसका 4 टांग है वो गाय है, कहना गलत है? नहीं, गाय दूध देता है, नहीं तो ये यूनिक फीचर हो गया। गोबर देता है, चलो मानते हैं, दूध भी तो और भी कोई जानवर देते हैं, है कि नहीं? गाय गोबर देता है, बाकी सबका गोबर नहीं बोलते, टट्टी बोलते हैं। कोई कुत्ता अगर कर दिया तो कुत्ता का गोबर बोलते हो क्या? नहीं, गोबर नहीं बोलते, वो तो गया। तो गाय गोबर देता है, तो जो गोबर देता है वो गाय, ये कहना तो यूनिक, क्योंकि उसका यूनिक फीचर हो गया। वेक्टर का यूनिट पिक्चर क्या हो गया? जब दो वेक्टर का आप जोड़ते हो उनके बीच में उनका जो सम निकलेगा वो दोनों का मैग्नीट्यूड एज वेल एज दोनों का बीच में जो एंगल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेफिनेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी को ले आते हैं। क्या कहता है? डेफिनेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इज सम of two physical quantities depends on the angle between them, then they are वेक्टर्स। अब सही डेफिनेशन आया समझ में? कभी कभार हम लोग कंफ्यूज कर रहे थे कि करंट में भी तो एक मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है, तो ये भी तो वेक्टर होना चाहिए, है कि नहीं? 5 एम्पियर इधर को जा रहा है, ये भी वेक्टर होना चाहिए। हम बोले थे वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? चलो समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखना। जिन लोगों को क्लास थोड़ा फास्ट लग रहा है लोग रिप्ले करके देख लेना उसमें क्या है एक बार, नहीं तो मेरे को तो खत्म करना ही है सारा चीज। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक वायर में करंट ए से आ रहा है, ठीक है, और कोई दूसरा वायर में करंट ए से आ रहा है, और ये दोनों मिलके ये वायर में जा रहे हैं। सपोज थोड़ा बहुत जानकारी तो होगा। सपोज इधर से आ रहा है 5 एम्पियर करंट, कॉल दिस करंट एज I1, और करंट का नाम सुने हो ना?
हाँ, यूनिट एम्पियर होता है, मालूम है ना? Yes, हाँ। sir. दूसरा है, ये है I2 और मान लो कि ये है समथिंग लाइक 4 एम्पियर। यहाँ पर जो करंट जाएगा I3 वो क्या होगा? ये इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, दोनों मिलके जाएंगे। Is not it I1 plus I2 and how much it is? 5 plus 4 is 9 एम्पियर। सिंपल सा चीज है, लेकिन दिखने में तो करंट तो वेक्टर जैसे लगता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब सोचो तो I3 क्या है? Is not it the resultant or the sum of I1 and I2? Yes, but does it depend upon the angle between I1 and I2? No. ये एंगल को कम या ज्यादा करेंगे तो ये I3 बदलेगा क्या? No, sir. So though it is looking like a vector but not a vector, because it doesn't obey the rules of vector addition. What are those rules? The rules are the sum of two vectors depends not only on their magnitude, it also depends on the angle between them. समझ में आया? नींद आ रहा? पानी पियो। ठीक, समझ में आया? करंट वेक्टर है कि स्केलर है? स्केलर है। क्यों? क्योंकि सम ऑफ टू करेंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम। एंगल कम करो या ज्यादा करो, नेट करंट तो वही रहेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? एग्जाम्पल पे लिखेंगे एज I3 does not depend on theta, therefore current is not a vector, or something which is not a vector is necessarily a scalar as per your syllabus। लेकिन मैं बता चुका हूँ ऐसा नहीं है, वो स्केलर नहीं, कुछ तीसरा क्वांटिटी भी हो सकते हैं, है कि नहीं? तीसरा क्वांटिटी हो सकते जिसको हम क्या कहते हैं? टेंसर। ही इज नॉट ए बॉय, जरूरी है वो गर्ल हो, मे बी अदरवाइज ऑल्सो, जिसके बारे में हमारे कोर्स में आता नहीं है कि नहीं? समझ में आता है कि नहीं आता है? आता है ना? कोई लड़का नहीं है तो लड़की होगा कोई जरूरी है? नो, यू अंडरस्टैंड, यू आर इंटेलिजेंट पीपल। हाँ, करंट is not a vector। किस दुनिया में जीते हैं लोग? कुछ स्मार्ट नहीं किए। आया समझ में? Yes. थोड़ा देर में समझ में आया? No, sir. तुरंत आ गया? एक बार क्या हुआ यूं कि एक राइनोसोरस, जानते हो ना, मैं फिगर नहीं बना सकता हूँ, राइनोसोरस जानते हो ना? हाँ, वो क्या कर रहा था, कहीं ऐसे कुछ खा रहा था। ठीक है, 4 टांग होते हैं, चलो अब किया बनाना। तो वो क्या हुआ, राइनोसोरस एक हिरण था, 12 सिंगा कहते हैं उसको, इतना बड़ा बड़ा सिंग होता है ना, देखियो। वो क्या किया, आया उसके पेट के नीचे सिंग लगा के थोड़ा ऐसे ऐसे कर दिया और भाग गया। मतलब क्या, गुदगुदी करके भाग गया। भाग के थोड़ी दूर में खड़े होकर हंस रहा है बहुत जोर से, क्योंकि गुदगुदी करके भागा है। ये देख रहा है कि वो क्यों हंस रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्यों हंस रहा है। ये बहुत थिक स्किन होता है ना, इसको तो पता नहीं चला, वो ऐसे गुदगुदी करके भाग गया, दूर पे बड़े जोर से हंस रहा है। थोड़ी देर के बाद ये भी हंसने लगा। क्यों बताओ? क्योंकि इसका स्किन इतना मोटा होता है कि जो गुदगुदी था अंदर जाने के लिए समय लगा, जब अंदर पहुंचा तभी इसको हंसी आया, तब तक उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्यों हंस रहा है। समझ में आ रहा है? कुछ लोगों को जल्दी से जोक समझ में नहीं आता, थोड़ी देर में हंसते हैं, तब जब सब हंस चुके हैं तो हंसना शुरू करते हैं, है कि नहीं? ऐसे होते हैं। ठीक है, अभी कौन कौन नहीं हंसे, थोड़ी देर में हंसेंगे। और कुछ लोग जबरदस्ती हंस देते हैं, सब हंस रहे हैं तो हम भी हंस देते हैं, नहीं तो लोग मेरे को क्या सोचेंगे, हंस देते हैं, फिर बाद में दोबारा हंसते हैं, अरे अच्छा इसलिए हंसते हैं। जो 2 बार हंसते हैं उनको पहला बार समझ में नहीं आया था मेरे। एनीवे, तो सम ऑफ, ये सौरभ कभी कभार, चलो ठीक है, यही अच्छा दिखता है, चलो व्हाट एवर फेस इज गुड यू प्रेजेंट। तो क्या यहाँ तक की सारी चीजें समझ में आया? सम ऑफ टू वेक्टर्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में जो एंगल है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना? सम ऑफ टू वेक्टर्स। और आगे नहीं पढ़ाएगा, बहुत पढ़ा दिया, दोनों का दिमाग फट जाएगा फिर, नहीं तो कि उसको दोबारा देख के आओगे ट्यूसडे तक। हाँ, ट्यूसडे तक हम लोग फिर इसको, ट्यूसडे क्या, मंडे कल है, प्लीज वॉच इट अगेन,
ठीक है, जहाँ जहाँ तकलीफ होगा फिर अगले क्लास फर्स्ट 10 मिनट्स योर डाउट। सर ये जो बोल रहे थे फिर से बोलिए क्या हुआ, ऐसे करके पूछ लेना, ठीक है। कम प्रिपेयर्ड विद डाउट। हाँ, तो क्या बोल रहे थे कि हम देखें कि सम ऑफ टू वेक्टर्स डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स एज वेल एज द एंगल बिटवीन देम। कोई बॉडी के ऊपर 2 फोर्स आ रहे हैं, 10 न्यूटन और 5 न्यूटन, नेट फोर्स कितना है बोलने से हम बोल नहीं सकते, डिपेंड करता है कैसे दे रहा है। जबकि तुम्हारे स्कूल में क्या होगा, स्कूल लेवल में 2 फोर्सेस एक्टिंग 10 और 5, तो ऑटोमेटिकली यू टेक इट ग्रांटेड कि 15 होगा, जबकि कुछ भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है और 10-5 भी हो सकता है और कुछ तीसरा भी हो सकता है। अगर दोनों के बीच में एंगल कुछ 60 डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ तो, है ना। असलियत तो ये है जब दोनों के बीच में एंगल 0 नहीं है या 180 नहीं है तब भी हमें जोड़ना आता है। तब भी आता है क्या? हाँ, चलो करके दिखाते हैं आपको। सपोजिंग यू नो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है कि नहीं। सपोज कोई आदमी गया ये डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, जस्ट अ मिनट। सपोज कोई आदमी गया इधर को, एक डिस्प्लेसमेंट S1 वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट को S लिखते हैं। फिर वो क्या किया, वो इधर को गया दूसरा डिस्प्लेसमेंट कितना 8 मीटर। बताओ व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब दिस प्लस दिस। टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हो आप, यहां से यहां तक, है कि नहीं। डू यू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है आप कैसे निकालते हो, S1 प्लस S2, और वो क्या बन गया, ये क्या, ये लेंथ आपको मालूम नहीं है, ये 8 है, ये 8, अच्छा ये 8 क्यों, इसको 6 कर देते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर होल डबल। मतलब जब दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, नाइदर इन द सेम डायरेक्शन नॉर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तब भी हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना हमें आता है। क्या बात समझ में आ रहा है। Yes. मान लो यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा गया है, मैं इधर को खींच रहा हूँ 8 न्यूटन फोर्स में, आप उधर को खींच रहे हो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 6 न्यूटन फोर्स में, तो ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होल डबल, दैट इज 10 न्यूटन। थोड़ा डिफिकल्ट लगने लगा है कि नहीं। मतलब काम चलाओ ढंग से हम देखेंगे, जब एंगल दोनों वेक्टर के बीच में 0 है हम बहुत ही आसानी से समझ जाते हैं, 180 है समझ जाते हैं, 90 होने से अभी समझ में आया लेकिन पूरा हजम नहीं हुआ, 60 डिग्री हो गया तो और भी फंसेंगे, है कि नहीं। 45 डिग्री हो गया तो वेक्टर के बीच में और भी फंसेंगे। तो विल हैव ए जनरलाइज्ड मेथड हाउ टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज एनीथिंग, इट मे बी एनी वैल्यू, कुछ भी वैल्यू है तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, जिसको हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास। नाम रहेगा उसका ट्रायंगल लॉ। जैसे न्यूटन लॉ को न्यूटन लिखे थे, ट्रायंगल लॉ को कोई ट्रायंगल नहीं लिखे थे, वो बनने में एक ट्रायंगल बनता है तो इसलिए इसको ट्रायंगल लॉ कहते हैं। समझ में आया। कौन फिजिसिस्ट लिखे तो उनका इतना भाव नहीं था, वो लोग अपना नाम नहीं डाले, ट्रायंगल जैसे दिखता है तो हम ट्रायंगल लॉ कहते हैं। समझ में आ रहा है। पुराने लोग अपने नाम पे सारा चीज नहीं डालते थे, बना के छोड़ देते थे, है कि नहीं। हमारे साइंटिस्ट, आप लोग आज जो एंजॉय कर रहे हो चीजें, सोचो वो कितने लोगों की मेहनत की फल है। सपोज यू चावल बना के खा गए, चावल कितना देखे हो ना, यू हैव राइस ग्रेन्स, हाँ, तो छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं। कोई देखा होगा पहली बार कहीं, इसको निकालो, इंसान जब इवॉल्व कर रहा था, इसको निकालो, खाया होगा, कैसे खाया, इतना छोटा सा खाने में मजा भी नहीं आ रहा है, खोल खोल के मटर होता कि कुछ दूसरा होता नहीं, उसको खोल खोल के खाता, छोटा सा खोल के खाने में मजा भी नहीं आया होगा। फिर सोचा होगा कि क्या करेंगे, उसको बॉयल करेगा, फिर बल्क में एक साथ लेके ढेर सारा, फिर टेस्ट लगा होगा, फिर बना के नहीं इसको ऐसे बनाते हैं और ऐसे कुक करते हैं और इसे खाते हैं। तो आज आराम से बैठ के खा रहे हो। सारे फ्रूट को लोग टेस्ट किए होंगे, ये खाने वाला फ्रूट है, ये नहीं खाने वाला फ्रूट है, और कितने कुछ पॉइजनस फ्रूट भी होंगे जिसको खा के वो लोग मर भी गए होंगे, नहीं। ये सारे लोगों का एक्सपीरियंस की बदौलत आज हमारे पास इतने सारे खाने के सामान है कि नहीं। मैं तो पान खाता हूँ एंड आई सबटाइज पान का पत्ता जहाँ होता है, सुपारी वहाँ पे नहीं होता है, पूरा दूसरी जगह पे होता है, और उसमें कत्था लगता है। कत्था क्या होता है, किसी एक पेड़ का वो रस होता है, उसका स्टीम को काटने से वहाँ से निकलता है। चूना लगता है। सोचो तो सब अलग अलग जगह पे, कहाँ से चूना लाया, कत्था लाया, सुपारी लाया, पत्ता लाया, और सारे को जोड़ के पान बनाया और हम लोग आज एंजॉय करें पान बनारस वाला। लेकिन सोचो तो पहली बार डिस्कवर किया होगा कि ये भी एक ईटेबल चीज है, उसको कितना मेहनत पड़ा होगा, नहीं वो क्या क्या डाला होगा, अरे नहीं खराब लगता, ये बेकार है। फिर पान का पत्ता क्यों, दूसरे केला का पत्ता, हर पत्ता से ट्राई किया होगा,
नहीं, हर पत्ते से ट्राई करके नहीं, ये खराब लगता है। तब पेन नहीं था, पेंसिल नहीं था, लिखते कैसे होंगे? लिख के रखता होगा, क्योंकि एक बार में तो नहीं निकल गया होगा ना। ग्रैंडफादर कुछ लिखा, फादर कुछ लिखा, बेटा खाया, अच्छा लगा, है ना? तो वो डाटा जो है, डाटा ट्रांसफर होता था। मोस्ट ऑफ द नॉलेज वाज ट्रांसफर्ड बाय लिसनिंग। माइंड इतना प्योर था, डिस्ट्रैक्शन नहीं था। दे वर ऑल लिविंग विथ नेचर, भूलते नहीं थे, सारा चीज याद रहता था। द नॉलेज वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन मियरली बाय लिसनिंग। इसलिए हमारा वेद को श्रुति कहते हैं। श्रुति मतलब सुन के याद रखने वाली चीज। हम इतनी सारी चीज बोलते हैं, लिखते हैं, आप लिखते हो, फिर इसको बाद में पढ़ते हो, तब कोई लिखा ही पड़ेगा। पेन पेंसिल कुछ नहीं था, पत्ते के ऊपर वो कुछ लकड़ी का लेके ऐसे करके लिखते थे। वो भी कितना दिन रहेगा, कैसे रहेगा, उसको रखेंगे कैसे, केयरफुली सोचो। बहुत ज्यादा लिखने के लिए कहाँ जगह है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद। Jai Hind.